नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं मूर्तिजापुर की खबर से, जहां बता दें मूर्तिजापुर पुलिस ने कुछ दिन पहले तालुका में मवेशी चोरी कर उसका वध करने और गौ मांस बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके बावजूद भी चोरों में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। खबर अकोला से, जहां मूर्तिजापुर पुलिस ने कुछ दिन पहले तालुका में मवेशी चोरी कर उसका वध करने और गौ मांस बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की थी। लेकिन मवेशी चोरों को अब कानून का कोई डर नहीं रह गया है। वे फिर से एक सफेद कार में सवार होकर गांव से भाग निकले। शहर के गोयनका नगर इलाके में 7 जनवरी को ज्ञात हमलावरों ने इस्मा की खलिहान से एक दुधारू गाय और एक बैल चुरा लिया। इस मामले में नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने 2 दिन के भीतर मामले का खुलासा किया और 9 जनवरी को जाल बिछाकर 2 आरोपियों को एक दुधारू गाय और एक बैल और कीमती सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे, उप विभागीय पुलिस अधिकारी मनोहर दाभाड़े, थानेदार अजीत जाधव आदि लोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आरोपियों से गाय व कार, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए और 50,000 रुपए कीमत के 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। कुल 5,10,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। शहर पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। आगे की जांच पोप आशीष शिंदे द्वारा की जा रही है। दिनांक 7/1/2025 रोजी रात्री 2 ते 2:30च्या दरम्यान फिर्यादी सुभाष बाजळ राहणार गोयंका नगर यांच्या गोट्यातून देशी गाई आणि तिचा घोडा असे 2 देशी जनावरं किंमत अंदाजे 1,30,000 रुपये हे अज्ञात चोरांनी चोरून नेली अशी तक्रार दाखल झाली। सदर गुन्ह्याच्या तपासामध्ये DB पथकाचे PSI शिंदे आणि त्यांच्या टीमनं घटनास्थळावरील CCTV फुटेज चेक केले। त्याच्यामध्ये एक संशयित 4 चाकी वाहन आणि त्याच्यात काही आरोपी आढळून आले फुटेजमध्ये। त्याप्रमाणे तपास करत गेले असता त्या गुन्ह्याची उकल झाली आणि गुन्ह्यामधून 2 आरोपी शेख अल्फैन उर्फ सोहेल शेख इरफान आणि मोहसिन शहा अब्दुल शहर हे दोन्ही राहणार अकोला यांना अटक केली। त्यांच्या ताब्यातून गुन्ह्यात चोरी गेलेली एक देशी गाय आपण जप्त केलेली आहे। गुन्ह्यात वापरलेली कार जप्त केलेली आहे। गुन्ह्यात वापरलेले त्यांचे 2 मोबाईल जप्त केलेले आहेत। असा एकूण 4,60,000 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे। सदर गुन्ह्यातील आरोपींना आज माननीय न्यायालयासमक्ष पोलीस कोठडी रिमांडसाठी हजर केले असता माननीय न्यायालयाने 13 तारखेपर्यंत त्यांना पोलीस कोठडी रिमांड दिलेला आहे। सर, साधारणतः ही जी कारवाई आहे महिन्याभरातली असेल किंवा काही गेल्या महिन्याभरातली किती घटना आहे? आमच्याकडं या जनावर चोरीची तर ही पहिलीच रिपोर्ट आहे, परंतु या लोकांच्याकडे तपास केल्यानंतर असं आढळून येत आहे की यांनी मूर्तिजापूर शहर व्यतिरिक्त अजून बऱ्याच ठिकाणावरून असे जनावर चोरी केलेले आहेत। आता तो तपासामध्ये त्या गोष्टी निष्पन्न होऊन जातील। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल के साथ नरेंद्र वाडोनकर की रिपोर्ट। बात करेंगे संभाजी नगर की, जहां बता दें संभाजी नगर में फुलंब्री तहसील के बोधे गांव में एक किसान ने पारंपरिक फसलों से हटकर मशरूम उगाने का एक नया सफलतापूर्ण प्रयोग किया है। खबर संभाजी नगर से, जहां फुलंब्री तहसील के बोधे गांव में एक किसान ने पारंपरिक फसलों से हटकर मशरूम उगाने का नया सफलतापूर्ण प्रयोग किया है। मशरूम खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन डी, सेलेनियम और जिंक से भरपूर मशरूम का इस्तेमाल कई दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व आपके शरीर को कई खतरनाक बीमारियों से बचा सकते हैं। इसके अलावा इसका सेवन इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। मशरूम उगाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। इसको सही समय पर ध्यान देना होता है। मशरूम एक प्रकार का फफूंद या कवक एक प्रकार के पौधे हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इससे कुकुरमुत्ता खुम्बी के नाम से भी जाना जाता है, जो दिखने में छाते की तरह दिखाई देते हैं। यह एक मृतोपजीवी है जिसे हरित लवक के अभाव के कारण अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता। इसका शरीर थैल नुमा होता है, जिसको जड़, तना और पत्ती में नहीं बांटा जा सकता। छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट। संभाजीनगर में मशरूम का बीज महज 120 रुपये किलो मिलता है। बता दें कि 10 किलो बीज से एक बार में लगभग 10 किलो ड्राई मशरूम प्राप्त होता है।
खबर छत्रपति संभाजीनगर से, जहां मशरूम का बीज महज 120 रुपये किलो मिलता है। 10 किलो बीज से एक बार में लगभग 10 किलो ड्राई मशरूम प्राप्त होता है। यह क्वालिटी अनुसार 500 से 700 रुपये किलो तक बिकता है। एक बार मशरूम को तोड़कर सुखाने के बाद हफ्ते या 10 दिन में ही दूसरी उपज तैयार हो जाती है। इसका उत्पादन 25 से 30 दिन के अंदर शुरू हो जाता है, 2 माह तक चलता है। 1 किलोग्राम मशरूम को तैयार करने में लगभग 50 रुपये का खर्च आता है। 500 वर्ग फीट के कमरे में लकड़ी के रैक पर रखे 1200 से 1300 मशरूम बैग रखे जा सकते हैं। चूंकि प्रत्येक बैग में 2 किलो मशरूम होता है, इसलिए एक चक्र में 500 वर्ग फीट के कमरे से 2600 किलोग्राम मशरूम का उत्पादन होता है। किसान साल में 5 बार फसल काट सकते हैं, क्योंकि एक फसल लगभग 2 से 2.5 महीने में तैयार हो जाती है। एक बैग में करीब 1.5 से पौने 2 किलो तक मशरूम का उत्पादन होता है। एक बैग पर खाद और बीज सब मिलाकर लगभग 100 रुपये का खर्च आता है। यदि किसी किसान ने 200 बैग लगाए हैं तो उसकी लागत 20,000 रुपये आएगी। इससे औसतन 350 किलो मशरूम का कम से 1.5 लाख रुपये का उत्पादन होगा। छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बताते हैं महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर में संभाजीनगर जिले में अवैध गुनाहों के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। खबर छत्रपति संभाजीनगर से, जहां साइबर थाने के माध्यम से नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी के माध्यम से हड़पी गई धनराशि में से 47,43,466 की धनराशि बचाकर वापस दिलाई गई। साथ ही 1,83,339 की राशि तत्काल बैंक में अग्रिम कर दी गई है और भविष्य में न्यायालय की अनुमति से वह राशि वापस भी कर दी जाएगी। 552 महिलाओं और 395 पुरुषों सहित कुल 947 लापता व्यक्तियों में से, जिनमें से 438 महिलाएं एवं 296 पुरुष, 734 व्यक्तियों को ढूंढ कर लिया गया है और उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। मोटर वाहन अधिनियम 2023 के तहत यातायात शाखा और पुलिस स्टेशन सामूहिक रूप से वर्ष 2024 की तुलना में लिलाट के समान है। महिलाओं के बारे में बहुत संवेदनशील होकर काम करना है और महिला सहायता कक्ष के माध्यम से उन महिलाओं और उनके परिवारों की काउंसलिंग करना है जो परमाणु संघर्ष की शिकायतें लेकर आते हैं। उनकी जिंदगी को वापस पटरी पर ला चुकी हैं। इनमें 180 महिलाएं अपने जीवन को दोबारा शुरू करने में सफल हुई हैं। साथ ही दामनी टीम की ओर से मीडिया के माध्यम से रोडरू मियो से स्कूल और कॉलेज की लड़कियों के साथ साथ महिलाओं को होने वाली परेशानियों को लेकर भी कठोर कार्यवाही करते हुए 69 रोडरू मियो के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 93,000 म्हणजे जवळपास 68 लाखाचा गांजा पकडला होता। करमाडमध्ये सुद्धा जवळपास 50 लाखाचा गांजा पकडला होता। म्हणजे जवळपास 50 ते 1.5 कोटीच्या आसपास आपण एनडीपीएसची कारवाई केली होती। ही अतिशय मोठी कारवाई या दरम्यान झालेली आहे। त्यानंतर जर क्राईमच्या अनुषंगाने आपण अवैध दारूचे जवळपास आम्ही 2,341 केसेस केले होते। गुटख्याचे 54 केसेस झाल्या होत्या। यात जे वेपन्स आहेत, इलिगल वेपन्स 43 गुन्हे आपण त्याच्यामध्ये हे केले होते, ज्यामध्ये 7 गावठी कट्टे, 8 काडतूस, 20 तलवारी, 6 कोयते आणि चाकू, गुकरी इतर असे 8 वेगवेगळे वेपन्स। त्यामुळे 43 आर्म्स ऍक्ट प्रमाणे म्हणजे 325 आणि 425 अनुषंगाने आम्ही गुन्हे दाखल केले होते। अवैध वाळूच्या केसेस सुद्धा जवळपास 100 केसेस, 97 केसेस आम्ही दाखल केल्या, ज्यामध्ये 6,30,00,000चा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे। आम्ही दरोडा, चोरी, घरफोडी यामध्ये जे काही आरोपी होते त्यांना तडीपारीची कारवाई सुद्धा अतिशय मोठ्या प्रमाणात जवळपास 77 वेगवेगळ्या गुन्हेगारांना आम्ही तडीपार केलेला आहे। जीवनावश्यक कायद्याच्या अनुषंगाने 11 गुन्हे दाखल करून 2,24,00,000चा मुद्देमाल आहे। त्याचबरोबर चोरी गेलेले जे काही गुन्हे दाखल झाले होते, जवळपास 269 गुन्ह्यातील 5,81,40,000चा मुद्देमाल आम्ही परत केलेला आहे। तो पर्सेंटेज खूप चांगला आणि त्यामध्ये जवळपास 640 मोबाईल आहेत। यावेळेस आम्ही एक उपाययोजना आम्ही विशेष करून 2 महत्त्वाच्या उपाययोजना आम्ही आखलेल्या आहेत। 2 प्रकारचे आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये मला असं वाटतं की जर पोलिसांचा रिस्पॉन्स आणि पब्लिकचा रिस्पॉन्स तात्काळ जर झाला तर चांगल्या प्रकारे होतं। एक आपण सायबर फ्रॉडच्या बाबतीमध्ये बरेचदा पाहतो की इलिगल ट्रान्झॅक्शन्स म्हणजे फ्रॉड्युलंट ट्रान्झॅक्शन पटकन तुमचा ओटीपी घेऊन या अकाउंटमध्ये जाणार, त्या अकाउंटमध्ये जाणार आणि तिथून ते जर वेळेवर आपण त्याला रिस्पॉन्स नाही घेतला त्याचा किंवा त्याची कारवाई नाही केली तर ते मल्टिपल अकाउंट्समध्ये जंप होऊन पैसे गायब होऊन जातात। तर त्याच्यात
जो NCR पोर्टल जो आहे त्या पोर्टलमध्ये जी काही माहिती लागते ती आम्ही हा प्रयत्न करणार आहोत की तात्काळ ती माहिती पोलीस स्टेशनच्या माध्यमाने त्या पोर्टलवर भरून टाकली तर जे अकाउंट्स आहेत ज्या अकाउंटमध्ये ते पैसे ट्रान्सफर झालेले असतात ते ताबडतोब फ्रीज करायचे. म्हणजे तुम्हाला उदाहरण दाखल जर मी सांगितलं तर मला वाटतं सायबर मागच्या वर्षी जवळपास फक्त हे सायबर पोलीस स्टेशन इथे किंवा पोलीस स्टेशनला वेळेवर आपण अकाउंट फ्रीज करून जवळपास 47 लाख रुपये आपण लोकांना परत केलेले आणि अजूनही 1 कोटीच्या जवळपास 1,83,00,000 जे आहे ते अकाउंट फ्रीज केलेले. ते फ्रीज केले म्हणजे आपण कोर्टाच्या परवानगीने ते सुद्धा परत करणार आहोत. परंतु ही जी संख्या आहे ही अजून कैक पटीने वाढू शकेल जर आपण पब्लिकचा रिस्पॉन्स जो आहे तात्काळ आपल्याला पोर्टलवर जी माहिती भरायची आहे ती भरली तर ते तात्काळ ते अकाउंट फ्रीज होऊ शकतात. 1930 आहे ना 1930 जो कॉल सेंटर आहे तिथं फोन करून ही जी माहिती भरली तर आपल्याला तात्काळ तो अकाउंट फ्रीज करता येतो. मग होतं काय की अशा वेळेस लोकांचा जो काही अतोनात नुकसान झालेला असतो आपण गुन्हे दाखल अनेक वेळेस करतो गुन्हे दाखल होऊन आरोपी अटक होतात परंतु या प्रकारच्या केसेसमध्ये दुर्दैवाने पैसे जे आहेत ते पटकन गायब होऊन जातात. छत्तीसगड सारख्या स्टेटमध्ये झारखंड सारख्या स्टेटमध्ये बिहार सारख्या स्टेटमध्ये तिकडचे मल्टिपल अकाउंट्समध्ये पैसे ट्रान्झॅक्शन होऊन लगेच एक अर्धा 1 तासामध्ये सगळा पैसा अकाउंटमधून सुद्धा गायब होऊन जातो. ते जर अर्ध्या तासाचा जो काही तो गोल्डन टाइम असतो त्या ह्याच्यामध्ये जर तो फ्रीज झाला तर तेवढे पैशांनी त्याला जास्त मग कोर्टाच्या परवानगीने आपल्याला परत करता येतात. तर ही एक प्रक्रिया आम्ही युनिफॉर्मली सगळ्या पोलीस स्टेशनमध्ये राबवणार आहोत जेणेकरून एखाद्या व्यक्तीचा सायबर गुन्हा जर झाला आणि त्याचे अकाउंट मधून अकाउंट टू अकाउंट ट्रान्सफर झाले तर ते अकाउंटमध्ये तात्काळ फ्रीज करण्यासाठी जी काही प्रक्रिया आहे जे फॉर्म भरायचे त्याच्यासाठी जे काही लागणार आहे पॅन कार्ड आधार कार्ड लागतं ती सगळी चेकलिस्ट तयार करणे आणि पोलीस स्टेशनमधल्या सगळ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना ट्रेन करणे जेणेकरून तो रिस्पॉन्स टाइम हा काही मिनिटाचा व्हावा आल्याबरोबर याचा आमचा प्रयत्न चालू आहे. दुसरा CIR पोर्टल आहे ज्यामध्ये मोबाईल चोरीचे मोबाईल गहाळायचे. आता CIR पोर्टलच्या माध्यमाने गुन्हा एखादी मोबाईल गहाळ झाला चोरीला गेला स्नॅच झाला त्या पोर्टलमध्ये टाकला तर तो मोबाईल आपल्याला ट्रॅक करायला तो कंटिन्युअस ट्रॅकिंगवर राहतो आणि आपल्याला तो मोबाईल ट्रॅक करण्यासाठी सुद्धा हे होतो. यामध्ये सुद्धा लोकांकडूनच तो फॉर्म भरला जातो त्याच्यासाठी त्यांना पोलीस स्टेशनला जावं लागतं. पोलीस स्टेशनमध्ये ती तक्रार नोंदवावी लागते. तक्रार नोंदवलेली जे काही तुम्हाला कॉपी मिळते ती त्या साईटवर अपलोड करावी लागते. एकदा ते झालं की मग तो मोबाईल कंटिन्युअस ट्रॅकिंगवर राहतो. सुदैवाने तो चोरट्यांनी जर तो मोबाईल कोणाला दिला विकला किंवा हस्तांतरण करून त्यांनी जर सिस्टममध्ये आला की आपल्याला लगेच कळतं. त्या माध्यमाने सुद्धा आपण अनेक जवळपास मला वाटतं 750 मोबाईल 650 मोबाईल आम्ही मागच्या वर्षी परत केले होते. हे मोबाईलचा मिळण्याचं प्रमाण अनेक पटीने वाढू शकतो जर आपण ह्याच्यामध्ये सुद्धा तात्काळ प्रभावाने जर कारवाई केली तर. म्हणून ह्या 2 आमच्या हे आहेत. विशेष करून माननीय CM साहेबांनी काल जे आपल्याला माहिती असेल की 100 दिवसाचा एक आराखडा दिलेला आहे ज्यामध्ये बाकीच्या गोष्टी तर आहेत पण ईज ऑफ लिव्हिंग म्हणजे लोकांना ज्याच्यामध्ये लोकांच्या जीवनामध्ये काही चांगला बदल घडू शकतो तुमच्या माध्यमाने या अनुषंगाने प्रत्येक युनिटनी CM साहेबांनी सांगितलं की तुम्ही कोणत्या तरी 2 योजना तयार करा. तर त्या अनुषंगाने मान्य CM साहेबांच्या आदेशाने आम्ही ह्या 2 योजना आम्ही आता हे करणार आहोत जेणेकरून मला असं वाटतं की आर्थिक जो नुकसान लोकांचा होतो त्यामध्ये तात्काळ प्रभावाने जर आपण ऍक्शन घेतली तर नक्कीच लोकांना त्याचा फायदा होईल. महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नबले की रिपोर्ट। सतारा जिले के पंचगनी में वाल्मीकि सोसाइटी के सेक्रेटरी पर मनमानी करने के आरोप लगाए गए। खबर सतारा से, जहां जिले के पंचगनी में वाल्मीकि सोसाइटी के सेक्रेटरी पर मनमानी करने का महाराष्ट्र रिपब्लिक पक्ष का कहना है कि वाल्मीकि सोसाइटी के सेक्रेटरी ने नगर पालिका से परमिशन नहीं लेते हुए कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और किसी भी नियमों का पालन नहीं करते। ऐसे में वाल्मीकि सोसाइटी के कुछ लोगों ने परेशान होकर महाराष्ट्र रिपब्लिकन पक्ष के साथ मिलकर नगर पालिका सीईओ के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। ज्योति जय क्रांति जय भीम। आज महाराष्ट्र रिपब्लिकन पक्ष की ओर से हमारे जिलाध्यक्ष किरण जी बागाड़े उनके दिशा निर्देश के अनुसार
आज मैंने खुद यहाँ पर हमारे जो वाई के तालुका अध्यक्ष है विजय जी सातपुते और हमारे पांचगनी के सहकारी मित्र संतोष जी चौहान जो एक मुद्दे पर बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, वो मुद्दा है दी वाल्मीकि बैकवर्ड हाउसिंग क्लास सोसाइटी के जो सेक्रेटरी है रोहित मोरे। इन्होंने 15 नंबर का प्लॉट खुद का होके भी उस पे 750 स्क्वायर फुट से बिना परवाना बिना नियमों को पूरी तरह पैर में मिट्टी में डाल के जो बांधकाम किया है, और 21 नंबर के प्लॉट में जिस पर उनका कोई मालकाना हक नहीं है उस पर उन्होंने पूरी तरह से आधा अतिक्रमण किया है। वो गिराने के संदर्भ में हमने कुछ दिन पहले मुख्याधिकारी जी को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने उसको खाली नोटिस भेजा और उस नोटिस को उन्होंने कचरे का डिब्बा दिखाया है। तो अभी उसके सिलसिले में हम उनसे मिल रहे हैं और रात भर जो काम चल रहा है वो काम बंद कीजिए, अन्यथा गुरुवार 16 जनवरी को महाराष्ट्र रिपब्लिकन पक्ष की ओर से पांचगनी नगर परिषद के सामने एक दिवसीय धरने आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा भी हमने परिषद को दिया है। तो इसके हिसाब से अगर परिषद भी अगर उनको सहकार्य कर रही है तो पहले इस परिषद ने ये सब बंद करना चाहिए, और 26 जनवरी जिस दिन प्रजासत्ताक दिन होता है उस दिन अगर ये सब नहीं रुका तो माननीय जिलाधिकारी सातारा इनके सामने हम बेमुदत उपोषण का ऐलान 26 जनवरी से करने वाले हैं। अगर इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो बांधकाम गिराया नहीं गया तो। रोहित मोरे का कहना है कि उसने जो भी कामकाज चालू किया है वो लीगली किया है, लेकिन आप लोग उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, जिसके ऊपर वो बोला कि मेरे फैमिली में अगर कुछ कम ज्यादा होता है तो इसके जिम्मेदार आप लोग रहेंगे। में आपकी क्या राय? अभी रोहित मोरे जो है वो जो 15 नंबर का प्लॉट है वो उनकी धर्मपत्नी के नाम पर है, लेकिन उन्होंने 21 नंबर का प्लॉट जिस पर उनका कोई मालकाना हक नहीं है उस पर भी अतिक्रमण किया है। दी वाल्मीकि नगर बैकवर्ड क्लास हाउसिंग सोसाइटी ये नगर पालिका के जो स्वच्छता कामगार थे उनको परिषद ने दी हुई जमीन पर बनी हुई सोसाइटी है। उसके हिसाब से 750 स्क्वायर फुट का ही बांधकाम करना लीगल है। फिर भी उन्होंने जो अभी बांधकाम किया है, अगर हम छोटे बच्चे को भी खड़े करेंगे तो वो भी बता देगा कि यह बांधकाम 1000 स्क्वायर फुट से ज्यादा है, तो ये बिना परवाना है। अभी हमने एक आरटीआई फिल किया है, उसमें हमने उनका बांधकाम परवाना और उसकी सारी जो उनको मर्यादा नियम लगाए गए हैं उसकी माहिती मंगाई है। अभी ये जो कह रहे हैं कि उनका जो घर वालों को कुछ होगा, तो हमने किसी को प्रेशराइज नहीं किया है। हम बाबा साहब के कायदे कानून को मानने वाले लोग हैं। हम कायदे के हिसाब से चल रहे हैं और कायदे के हिसाब से वो बिल्डिंग गिरनी चाहिए, ये 100% है। अगर मुख्य डायरेक्टर हमको न्याय नहीं देते तो हम रास्ते पे उतरेंगे, और रास्ते पे भी न्याय नहीं मिलता तो हम इधर से उठ के कलेक्टर ऑफिस को जाएंगे, मंत्रालय तक जाएंगे, लेकिन न्याय लेकर ही छोड़ेंगे। उनका कहना है कि हर एक की मोजनी किसको कम ज्यादा, किसको कम है, किसको ज्यादा, ऐसा सब उन्होंने बताया। तो इसके बारे में अभी क्या हुआ है कि कुछ लोग कल आए थे उनके साथ, अभी उनके नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन उन सब लोगों ने ही उन्हीं के जैसे 750 स्क्वायर फुट से ज्यादा बांधकाम किया है। कुछ लोगों ने तो ओपन प्लेस में भी अपने बंगले बनाए हैं। तो अभी ये सब जो मतलब 2 नंबर के काम कर रहे हैं वो सब लोग मिलकर अभी एक सच्चे इंसान जो संतोष चौहान है उनको दबाने का काम चल रहा है। तो उनको कुछ भी बोलने दो, लेकिन हमारी मांगे जो है वो एक ही है कि वो बिल्डिंग जो है उसको गिराओ, उसकी पूरी सोसाइटी की इंक्वायरी बिठाओ। जो लोग वो खत पे साइन कर रहे हैं उन पर भी इंक्वायरी गिराओ, और सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्टर ऐसे काम लेते हैं कि जिनको नगर पालिका की परवानगी नहीं है उनको भी काले यादी में डालो, उनको भी ब्लैकलिस्ट करो। और रोहित मोरे को जो अपने पद का गैर वापर कर रहे हैं इसके लिए पहले तो चेयरमैन जो है वो सामने आ नहीं रहे, तो उनको इस पर नजर डालना बहुत जरूरी है। तो वो सब जो मिलकर अभी इन पर प्रशासक लागू होना चाहिए। ये भी हमारी जो आंदोलन होगा गुरुवार को उसमें हमारी मांग होगी कि ये सब बॉडी डिसॉल्व की जाए और उन पर प्रशासक लागू किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम रोहित रविकांत मोरे। मैं पंचगनी स्थित वाल्मीकि हाउसिंग सोसाइटी का सचिव ये पद पे पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। सर, महाराष्ट्र रिपब्लिकन पार्टी ने आपके पर इल्जाम लगाया कि आप आपके पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके पर आपकी क्या राय है? सबसे पहला मैं महाराष्ट्र रिपब्लिकन पक्ष के जो पदाधिकारी है उनसे मेरा एक पहला सवाल है कि जो उन्होंने मुझ पे जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो इल्ज़ाम सही है या गलत है, इसके शाह निशान न करते हुए जो उन्होंने आज मेरा तहसीलदार ऑफिस या नगर पालिका या कलेक्टर ऑफिस में जो पत्र व्यवहार चालू किया है उसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ। और दूसरी जो संतोष चौहान है उनके माध्यम से ये जो मेरे पे सब इल्ज़ाम लगाए हुए हैं उसका भी मैं खंडन करता हूँ। उनका कहना है कि आप दूसरों की जगह पे आप अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो वाल्मीकि बैकवर्ड हाउस सोसाइटी है, इस सोसाइटी में जो शेयर नंबर 15 जो है
वो शेयर नंबर 15 वो मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रोज रोहित मोरे इनके नाम पे है, ना कि रोहित मोरे के नाम पे है। और मैं मेरे पद का किसी भी हालत में या किसी भी तरह से गैरवापर नहीं कर रहा हूँ या फिर नहीं किया गया नहीं है। तो सर आपको मुख्य अधिकारी के पास से कुछ नोटिस वगैरह ऐसा कुछ मिला है क्या? आपको आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो जिस घर में रह रहे हैं वो घर पिछले 25-30 साल से पुराना है। वो उस पे पत्रे का घर है। वो अभी 25 से 30 साल के होने के कारण वो उसमें घर में पतरे में भेग गिरे हैं या फिर बारिश में हमको रहने लायक वो घर रहा नहीं है। तो हम इसलिए हम उसका रिनोवेशन कर रहे हैं। इसके लिए हमने 18/10/24 को पंचगनी अपना वाल्मीकि हाउसिंग सोसाइटी में पत्र करके उसका परमिशन लेके काम चालू किया है। सर सोसाइटी के अंदर हर एक घर को कितने का प्लॉट इशू किया गया है? ये सोसाइटी जो है 1959 में इस्टेब्लिश हुई है। ऐसा इस सोसाइटी में हर किसी को जो प्लॉट अलॉट किया गया है उसका ऐसा कुछ एग्जैक्टली मोजमाप नहीं है। जैसा जो जगह की पट्टी थी, एक पट्टी में कम से कम 5 या 6 प्लॉट है, तो उसको सबको एडजस्ट करके सबको समान जगह देके वो प्लॉट अलॉट किया है। ऐसा किसी को एग्जैक्टली जगह दी नहीं गई है। अच्छा सर, इसके पर आपको क्या कहना है कि जो महाराष्ट्र रिपब्लिकन ने आपके ऊपर इल्जाम लगाए हैं, तो आज इसके ऊपर क्या आपको कुछ ऐसा लगता है कि गलती से मेरे पर जरा ऐसा कुछ प्रेशर डाल रहे हैं? मैं आपके माध्यम से ये जो महाराष्ट्र रिपब्लिकन पक्ष के जो पदाधिकारी है या फिर संतोष सोमचंद चौहान है, इनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने किसी तरह की शाह-निशा न करते हुए मेरे पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं और उस इल्ज़ाम का आप सोशल मीडिया के माध्यम से जो मेरे नाम की बदनामी कर रहे हैं उसका मैं खंडन करता हूँ। और भविष्य में इस तरह से सोशल मीडिया पर मेरे नाम की बदनामी की जा रही है, इसका मैं खंडन करता हूँ। और अगर भविष्य में मेरे घर का कोई इंसान या मेरी पत्नी या मेरा बच्चा अगर सुसाइड करता है तो इसका पूरा जिम्मेदार श्री संतोष सोमचंद चौहान और महाराष्ट्र रिपब्लिकन पक्ष के जो पदाधिकारी है इनको ही जिम्मेदार आप पकड़ सकते हैं। दूसरा, हम आज पंचगनी पुलिस स्टेशन में ये निवेदन देने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे घर पे देखरेख की जा रही है मोबाइल द्वारा और हमको बदनाम किया जा रहा है। इस पे इसका जिम्मेदार ये जो पदाधिकारी है महाराष्ट्र रिपब्लिकन पक्ष और संतोष सोमचंद चौहान, इन पे वो कार्रवाई की जाए। इसके लिए हम पंचगनी पुलिस स्टेशन में निवेदन देने जा रहे हैं। और एक दूसरी बात है, आपने एक मुझे सवाल पूछा था कि आपने दूसरे किसी के जगह में इंक्रोचमेंट किया है या फिर अनधिकृत आपने बांधकाम किया है क्या? तो इसके ऊपर आपको मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। जो प्लॉट नंबर मेरे बगल में प्लॉट नंबर 16 है, प्लॉट नंबर 21 है या फिर प्लॉट नंबर 26 है, यहाँ के जो प्लॉट धारक है इनका हमने एनओसी लेके या फिर इनका लेटर हमने म्युनिसिपैलिटी में सबमिट किया है। दूसरा, मैं आपका जो सूरज चैनल के माध्यम से श्री अब्दुल शेख, इनका मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि मुझ पर जो महाराष्ट्र रिपब्लिकन पक्ष या फिर संतोष सोमचंद चौहान इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, इस इल्ज़ाम सही है या गलत है, ये श्योर करने के लिए जो मुझे मौका दिया है इसके लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। सतारा से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।